नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना से अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। ऐसे में किसी भी संकट के हालात से निपटने के लिए दिल्ली में मौजूद रहने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में राजनीतिक दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली को कोई प्राथमिकता दी ही नहीं रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में अनियंत्रित वायु प्रदूषण के लिए अरविंद सरकार को फटकार लगाई थी, उस समय भी सीएम अरविंद ने अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब के राजनीतिक दौरे पर पठानकोट में थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल रविवार को पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं और अनिल कुमार ने कांग्रेस के सोशल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद सरकार की लापरवाही के कारण कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उनके इसी रवैये के कारण दिल्ली की जनता को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था और अभी तक आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की कमी को भी दूर नहीं किया गया है। जबकि एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पहला केस भी सामने आ चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है वो मिला है, पहला केस उसका मिला है, उसके बाद राजनीति इसी ओमिक्रॉन पर शुरू हो गई है। जिस तरीके से तमाम बातें कही हैं अनिल कुमार ने। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नए वेरिएंटों को लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ तक कि उनकी खामियां जो थी, यानी कि दूसरे लॉकडाउन की वजह से जो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी थी, वहां पर कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार को कोसा गया था और यहाँ तक दिल्ली सरकार की जो खामियां थी वो भी गिनाई गई थी। मगर अब अरविंद केजरीवाल को दोबारा से घेरा जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और डिप्टी मनीष सिसोदिया जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली को छोड़ के वो पंजाब गए हुए हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए कि दूसरी लहर में भी यही चीज देखने को मिली थी और उस समय भी दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं बड़े वादे किए थे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली थी। मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर बेडों की कमी थी, ऑक्सीजन बेडों की कमी थी, लगातार कहीं ना कहीं उस स्थिति को अब कंट्रोल करना चाहिए था। मगर अभी तक दिल्ली सरकार जो है सिर्फ खामियों को पूरा करने के लिए कोशिश करती नजर आ रही है और वो उन खामियों को दूर नहीं किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ऑक्सीजन बेडों की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अभी भी ऑक्सीजन बेडों की कमी है। वेंटिलेटर बेडों की बात करी जाए तो वो भी अभी कमी है और दिल्ली की सरकार ने खुद कहा है कि दिल्ली के अंदर 7 अस्पतालों को बनाया जा रहा है और उसके अंदर भी अभी समय लगेगा। मतलब जिस तरीके से अब तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जरूर दिक्कतें हो सकती है और दिल्ली सरकार को ये समझना भी होगा कि अब पंजाब की राजनीति करें या फिर वो यूपी की राजनीति करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर है, मगर दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, दिल्ली की जनता के लिए बड़े कदम जो उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, अनिल कुमार ने ये बातें सही भी कही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी हमने दूसरी लहर का खतरा देखा है, दूसरी लहर के खतरे के बाद से ही हमें चीजों को सुधारना चाहिए था, क्योंकि तीसरी लहर जिस तरीके से हमें बताया जा रहा था कि नवंबर दिसंबर में आएगी, अब भी इसके एक बार फिर से चेता दिया गया है तीसरी लहर को लेकर और इसका कारण भी ओमिक्रॉन बताया है, वही ओमिक्रॉन जिसका केस दिल्ली में मिला है। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां दिल्ली सरकार को पहले ही करनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया था कि तीसरी लहर जो है नवंबर लास्ट में और दिसंबर की शुरुआत में ही आएगा। तो यही कहीं ना कहीं अब जो तीसरा वेरिएंट आया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने नजर आ रही हैं। दिल्ली के अंदर भी केस आ चुके हैं और राज्यों के अंदर भी इसके केस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को समझना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली सरकार अभी भी कहीं ना कहीं सिर्फ लीपापोती करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए उनको फटकार पड़ी, तो उनको उसके अंदर भी कहा कि दिल्ली सरकार जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम अस्पतालों के अंदर जरूर कर रही है और उसको सुचारू रूप से चालू रखा जाए, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मरीजों की, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल के अंदर लगभग कह सकते 17 मरीज जो है वो अस्पताल के अंदर भर्ती हुए हैं और एक के अंदर पुष्टि हो चुकी है नए वेरिएंटर की। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से सिर्फ चुनावों की तरफ ध्यान है, कहीं ना कहीं 5 राज्यों की चुनाव की तरफ या पंजाब की बात करें
वहां पर भी राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो उपलब्धि है उनको वहां पर गिनाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा बताया गया है और तीसरी लहर जो है वो आ भी चुकी है और उसकी दस्तक हो भी चुकी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उन खतरे से महसूस होते हुए भी लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। मगर अभी तक दिल्ली के अंदर 7 अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की आने वाले दिनों के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। मेडिकल स्टाफ की बात करें तो मेडिकल स्टाफ को लेकर भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने कुछ हड़ताल की थी, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक सवाल बना हुआ है। यहाँ पर बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी दिक्कतों के अंदर है, क्योंकि अभी तक वेंटिलेटर बेड की बात करें, ऑक्सीजन बेडों की बात करें, नॉर्मल बेडों की बात करें, जरूर दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम 7,000 बेड जो है वो इमरजेंसी काल के अंदर शुरू बना सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये हर बार की कहते हैं रणनीति देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पूरी तरीके से जो तैयारी होनी चाहिए थी उसके अंदर जरूर खामियां देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर चौधरी अनिल कुमार जी ने बिल्कुल दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की खामियां चाहिए थी वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन राज्य सरकार को नहीं मिल रही थी, उनकी भी कहीं ना कहीं कमियां थी। मगर यहाँ पर सरकारों को समझना होगा तीसरी लहर से बचना है और लोग जनता को बचाना है, तो वैक्सीन जरूरी है, मगर कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर सुविधाएं भी जरूरी होना चाहिए। जी सुविधाएं जरूरी होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर दिल्ली सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। इसको लेकर जो अनिल कुमार है उन्होंने एक प्रदूषण का भी एग्जाम्पल दिया है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब प्रदूषण पर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उसके बावजूद भी तमाम चीजें सुधारी नहीं गई है, और यही अब यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार की ये लापरवाही कहीं ना कहीं ये जो तीसरी लहर है इसको न्योता देने में लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दूसरी लहर के समय भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि हमारे पास प्रॉपर से इंतजाम है, अस्पतालों के अंदर सारी सुविधाएं हैं। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं वायरस का जो दूसरी लहर थी वो कहीं ना कहीं जब बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, अस्पतालों के अंदर नहीं जा रहे थे। खुद केंद्र सरकार से अपील की जा रही थी कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों के अंदर हालात देखने को मिले थे, वो ही कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आ रही थी। मगर अब जब तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है और तीसरी लहर के जो मरीज है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए थे। मगर जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं फटकार लगी, 5 बार फटकार लग चुकी है दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को भी फटकार लग चुकी है, मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से तीसरी लहर को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं जनता को लगे कि हाँ सरकार जो है उनके लिए कार्य कर रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भगवंत मान ने बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं का खुद भगवंत मान ने अब खंडन कर दिया है। लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी, लेकिन अब खुद भगवंत मान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता उन्हें खरीदना चाहते हैं, जिसमें कि मंत्री तक बनने का लालच दिया गया है, लेकिन वो नहीं शामिल हुए। वहीं इस पर हरजीत ग्रेवाल ने स्पष्ट किया कि हमारे किसी भी नेता ने अगर भगवंत मान के साथ संपर्क किया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अन्यथा वो सबूत लाकर दें कि उनसे किसी तरह का संपर्क किया गया था या फिर राजनीति छोड़ दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान शराब का सेवन करते हैं, हम उनकी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी की विचारधारा की ये बिल्कुल उलट है और ये हमारे साथ फिट नहीं बैठते। साथियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी में उनको सीएम चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर वो अपना वजन दिखा रहे हैं और उनको ताकि आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट बनाए। जी मैं आप दसना अज कि बीजेपी वाले जो बहुत बड़े लीडर ने मैनू अप्रोच किया कि तुहानू की चाहिए, पैसे चाहिए या तुहानू मंत्री बना दिए मोदी की कैबिनेट जोड़ा महकमा चाहिए, ये भी दसो तुहाडी मनपसंद है। मैं कहा जी मैं मिशन पर हाँ, मैं कमीशन पर नहीं है। मेरी अपनी खून पसीने नाल सिंजी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो असी लड़ रहे हैं लड़ाई। असी इत्थे धंधा बनाउण नहीं आए राजनीति में, असी साडे वर्कर साडे वलंटीयर जिहड़े कि जनूनी ने उन्होंने तुसीं किसी करंसी च मुੱਲ नहीं पा सकते उन्होंने। सो इस करके मैं भी कहा है कि जिहड़ा मार्केट च नहीं है उसका की मुੱਲ पा दोगे तुसीं। सो बीजेपी को इन्ने भी पैसे है नहीं वो भगवंत मान खरीद सकते। प्रगट सिंह कहते ने भी स्कूलों च नहीं आउण देवांगे, कहते सख्त एक्शन लवांगे जे अगली बारी कहते ऐ करिया। बहुत ज़्यादा उहदे किते ना किते गुस्से च नजर आए, कहते सिसोदिया ने ठीक नहीं करिया, लामो लश्कर लैके बढ़ गए स्कूलों च। बिल्कुल सही कहा प्रगट सिंह ने, स्कूलों की हालत ही इन्नी माड़ी है कि फिर सारा मीडिया च आउंदा है, फिर सारी दुनिया के सामने आउंदा जिहड़ा अपना एजुकेशन मॉडल जिहड़ा कहंदे ने नंबर 1 आ गया साडा देश दे विच। ते यार किस कोई भी दिल्ली के स्कूलों च प्रगट सिंह जी मैं कहना तो दुगना तिगना लामो लश्कर लैके जिहड़े मर्जी स्कूल चल जाण, असीं उन्होंने मेहमान नवाजी करांगे उत्थे उन्हां दी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से भगवंत मान को लेकर जो चर्चाएं थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, उसको लेकर खुद उन्होंने खंडन किया है। खंडन तो उन्होंने कर दिया है, बावजूद इसके खुद अब बीजेपी के कुछ नेता प्रवक्ता ऐसे हैं जो उन्हीं पर फिर से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भगवंत मान ने कई अटकलें चल रही थी कि वो माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार उनको सीएम चेहरा बनाने की बात की जा रही थी। पार्टी में ही उनके सपोर्टर्स ये बात उठाते हुए कई बार नजर आए और इसको खुद पार्टी खंडन करते हुए नजर आई। खुद अरविंद केजरीवाल कई बार लोगों को डांटते हुए नजर आए कि एक मीटिंग के दौरान जब उनके भगवंत मान के समर्थकों ने ये बात उठाई थी कि सीएम चेहरा क्यों नहीं ऐलाना जाता भगवंत मान को, तब उन्होंने उसका बोला था कि आप अभी शांत रहिए, जब समय आएगा तब हम ऐलान करेंगे। तब ऐसी अटकलें उठनी शुरू हो गई थी कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। पर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत मान ने एक बड़ा, हम कह सकते हैं, गेम चेंजर करने की कोशिश की, अपनी अहमियत दोबारा हाईलाइट करने की कोशिश की कि उनका कहना है कि उनको बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर मिला है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि मुझे कैबिनेट रैंक तक का ऑफर मिल चुका है मोदी सरकार में, कि अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। खैर, ये एक ऐलान है, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने बस बोला कि बीजेपी के एक बड़े नेता की तरफ से ये ऑफर उनको मिला है। वही जब अपने बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत ग्रेवाल से इसके ऊपर बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे इसका खंडन कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बीजेपी का सीनियर नेता है ही नहीं जो सीधे डायरेक्टली इनको ऑफर करे, क्योंकि जो बीजेपी है वो काफी कोऑर्डिनेटेड पार्टी है, काफी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलने वाली पार्टी है, और ऐसे में किसी की भी, अगर हम कहें, पैराशूट एंट्री नहीं करवाती बीजेपी। और अगर कोई ऑफर आया भी होगा तो किसी छोटे मोटे नेता की तरफ से आया होगा, वो भी इतने बड़े, अगर हम कहें कि कार्यकर्ता, उन्होंने नेता भी नहीं बोला, किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता की तरफ से ऑफर आया होगा जो इतनी बड़ी बात रखने के काबिल नहीं है। उन्होंने यहाँ तक ये चैलेंज भी कर दिया कि भगवंत मान ये साबित कर दे कि उन्हें बीजेपी के किसी सीनियर नेता ने ये ऑफर दिया है तो वो अपने पॉलिटिकल करियर से संन्यास ले लेंगे, नहीं तो वो खुद संन्यास ले। तो आप देख सकते हैं माहौल काफी ज्यादा गरमा गया, क्योंकि एक तरह से बीजेपी की इमेज को हिट करने की कोशिश की गई, या बीजेपी का नाम इस्तेमाल करके भगवंत मान अपनी इमेज और ज्यादा अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि वो पंजाब के लिए काम करने आए हैं और ऐसी कोई पंजाब अभी कोई करेंसी नहीं बनी जो भगवंत मान को खरीद सके। तो एक तरह से वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वो एक बहुत पक्के स्टैंड के साथ खड़े हैं, और उनको कोई भी, चाहे कोई भी ओहदा हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, वो उनको वहां से आम आदमी पार्टी से अलग नहीं कर सकता। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई भी ओहदा अलग नहीं कर सकता तो फिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताने की जरूरत हो। तो शायद वो ये कोशिश आम आदमी पार्टी में भी दिखाना चाहते हैं कि मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रहे हैं, और अगर जल्दी ही आम आदमी पार्टी मुझे कोई प्रॉपर, अगर हम कहें कि पहले बहुत बड़ा ओहदा है पर शायद सीएम चेहरा नहीं ऐलान करती, तो मैं आम आदमी पार्टी से किनारा कर सकता हूँ। ये एक इनडायरेक्ट हिंट हम कंसिडर कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये इनडायरेक्ट थ्रेट भी है आम आदमी पार्टी को, कि क्या उन्होंने अपनी एक संकेत देने शुरू कर दिए कि अगर आपने जल्दी नहीं की तो मैं अलग हो सकता हूँ। पर भगवंत मान ये जरूर कह गए हैं कि आम आदमी पार्टी जल्दी अपना सीएम फेस अनाउंस करेगी, और वो भी दूसरी पार्टियों से पहले। अब ये देखना होगा कि क्या वो सीएम चेहरा भगवंत मान का होता है या फिर कोई और। जी। लेकिन अमित, क्या वाकई भगवंत मान के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है जो सीएम पद के दावेदार हो? देखिए, यही एक बहुत बड़ा सवाल लगातार बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जितने भी सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग विधायकों में सीधा बात, वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। 11 करीब विधायक उनसे अलग हो चुके हैं किसी न किसी कारणों के चलते। तो सवाल यही उठता है कि कोई बड़ा चेहरा अभी आम आदमी पार्टी का नहीं, और जो है उसको वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इलेक्शन के नजदीक दूसरे लोगों को पोच करके लाने वाली है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यही कहती है कि हम उनको चुनते लोगों के लिए काम करें। क्या अरविंद केजरीवाल इलेक्शन नजदीक पोच करने वाले, दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाने वाले और उनके जरिए इलेक्शंस लड़ने की कोशिश करने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका एक जवाब, या फिर हम कहें एक हिंट, सिर्फ तभी मिल पाएगा कि जब हमें सीएम चेहरे की अनाउंसमेंट पता चलेगी। क्योंकि सीएम चेहरे एक बार अनाउंस हो जाता है आम आदमी पार्टी का, तो हमें एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि इस माइंडसेट का व्यक्ति है। अगर कोई पुराना ही आम आदमी पार्टी का चेहरा है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं को दोबारा से चांस मिलेगा, जो वर्कर्स है उनको चांस मिलेगा। पर अगर कोई बाहर से, अगर कहें कि कोई पैराशूट एंट्री कराई जाती है, तब माहौल और अलग हो सकता है। तो पर अगर बाहर से एंट्री कराई जाती है तो क्या पंजाब के लोग विश्वास करेंगे? क्योंकि लगातार यही चीज विरोधी कहते रहे कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली से चलती आई है और उनके जो नेता है सारे दिल्ली से कंट्रोल्ड है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब के लोग
आम आदमी पार्टी को चांस देने के लिए रेडी हो पाएंगे? क्योंकि देखिए आम आदमी की वेव हल्की सी बननी शुरू हुई है, दोबारा से मोमेंटम गेन होना शुरू हुआ है। फिर जहां अकाली दल अपना मोमेंटम गंवा रहा है तो आम आदमी पार्टी उसी को गेन कर रही है। पर अब यही नाम, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बोले कि नाम के चक्कर में कहीं अपना मोमेंटम ना गवा दे आम आदमी पार्टी। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर अभी जो पंजाब में लगातार सियासत चल रही है, उसको लेकर देखना होगा कि सीएम पद का चेहरा कब घोषित करेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन उससे पहले फिलहाल जिस तरीके से भगवंत मान ने तमाम अटकलों को विराम लगाया है, ये काफी अहम है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक अगली हम खबर की ओर कर लेते हैं। सदन से निलंबन से नाराज शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। सत्र के आखिरी दिन सदन में अनियंत्रित व्यवहार को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी समेत 12 राज्यसभा सदस्यों को सभापति ने चालू सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया है। हालांकि सभापति ने निलंबित सांसदों से माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन सभी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी संसद टीवी में शो मेरी कहानी में एंकर की भूमिका निभा रही हैं, जिससे अब उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रविवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में चतुर्वेदी ने कहा कि मेरे खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करके स्थापित संसदीय मानदंडों और नियमों का पूरे तरीके से हनन किया गया है। यह कदम मेरी आवाज को दबाने के लिए, मेरी पार्टी की आवाज को सदन के अंदर रखने से रोकने के लिए उठाया गया है। जब संविधान की मेरी प्राथमिक शपथ को पूरा करने से वंचित किया जा रहा है, तो ऐसे में मैं संसद टीवी में सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम जानकारी मिली है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी को छोड़ने का ऐलान किया है और उसमें अपनी सेवाएं देने से साफ इनकार कर दिया है, क्या कुछ तमाम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति को एक पत्र लिखकर मांग की है कि आगे से वह संसद टीवी शो में चलने वाले मेरी कहानी तो को वो बतौर एंकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल उन्होंने उनके निलंबन को लेकर नाराजगी व्यक्त किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि संसदीय मापदंडों के हनन किया गया है, उनके अनुसार ये उनके साथ अन्याय है और इसी अन्याय को न सहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन क्या ये इस्तीफा स्वीकार किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए संसद सभापति द्वारा पहले भी कहा गया था कि अगर जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, अगर वह माफी मांगते हैं तो बतौर अपने वापस प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। किसी भी संसद ने जो है माफी नहीं मांगी। इससे नाराज प्रियंका ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से उन्हें निलंबित किया गया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, उनके पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जिसे वह गलत मानती है, क्योंकि ये संसदीय मापदंडों का हनन है। अब ऐसे में जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान ये शपथ ली थी कि वो संसदीय सदन में अपनी आवाज बुलंद करेंगी और न्याय अन्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन जब वो न्याय के लिए लड़ रही थी, इसी वजह से उन्हें जो है उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें निलंबित किया गया। जब उनका निलंबन, तो ऐसे में संसद वाले मेरी कहानी के बतौर जो एंकर वो काम कर रहे, उस पे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसी लिहाज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर के कोई पॉलिटिकल रिएक्शन सत्यप्रकाश सामने आए हैं? देखिए, कल देर शाम तक तो नहीं आता, लेकिन माना जा रहा है कि आज जरूर संजय राउत इस पे अपना बयान देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराजगी व्यक्त की है और सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति और
राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को भी पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले में विचार किया जाए, क्योंकि आगे से वह इस तरह से बतौर एंकर वो काम नहीं करना चाहते। इस पत्र को लेकर क्या सभापति का कोई बयान सामने आया, क्या उन्होंने कोई बात रखी है अपनी? सत्यप्रकाश, सीधे तौर पर सभापति ने पहले भी कहा था कि अगर इस पूरे प्रकरण में अगर कोई माफी मांगता है तो उससे जरूर माफ किया, लेकिन अब तक जानकारी ये है कि किसी ने भी माफी नहीं मांगी है, तो जाहिर तौर पर सभापति अपनी पूरी बातों पर अभी भी कायम है। सभापति ने ये जो माफी की बात कही थी वो जो संसद से निलंबन है उसके बाद उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र लिखा, तो क्या इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया? नहीं, अभी तक प्रतिक्रिया आने की बात नहीं बताई जा रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, उससे साफ जाहिर होता है कि संसदीय जो मापदंडों का पैमाना रखा गया है उसके नीचे आकर जो इस तरह की गई, क्योंकि सीधे तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि संसद सत्र के दौरान जब लोग अनियंत्रित होकर तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, शायद उसी से नाराज इस तरह की कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये संसदीय मामला है, आगे से किस तरह का संसद इस पूरे मामले में निर्णय लेती है वो एक अहम होगा। सत्यप्रकाश, देखिए जो संसद टीवी है इसमें तमाम जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो संसद टीवी में जो एंकरिंग है वो करते हैं। उनको मौका दिया गया है कि ये अलग युग की शुरुआत होगी इस तरीके से कहकर, लेकिन क्या प्रियंका चतुर्वेदी ने जिस तरीके से अब यहाँ से अपना इस्तीफा दिया है, इसी के बाद क्या और कोई ऐसे एमएलए या फिर मंत्री एमपी ऐसे हैं जो इस पर इस्तीफा दे सकते हैं? क्या किसी और की प्रतिक्रिया? देखिए मुस्कान जी, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की तेज तर्रार नेता है, हालांकि संसदीय राज्यसभा सांसद भी है, और बतौर उन्हें शिवसेना का पक्ष रखने के लिए एंकरिंग का मौका दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने खुद यह जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन जिस तरह से उनका संसद में के तहत उन्होंने ये नाराजगी व्यक्त किया और टीवी तो बतौर एंकर छोड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर एक हफ्ते तक कोई वापस इस पद पे नहीं बनता तो किसी न किसी की नियुक्ति हो जाएगी। फिलहाल अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं है, लेकिन त्रिवेदी ने कहा कि शिवसेना की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी, शिवसेना सहित मेरी आवाज को जो है दबाने की कोशिश की जा रही, जो कहीं न कहीं गलत है और तैयार नहीं है। सत्यप्रकाश, जो साथ में 12 सदस्यों को निलंबित किया गया था, जिसमें से एक प्रियंका चतुर्वेदी थी, बाकी के जो 11 सदस्य हैं, क्या उनकी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने संसद टीवी को छोड़ा है, उनके साथ जो निलंबित हैं, क्या उनकी भी कोई मांग है इस तरीके की? देखिए, जाहिर तौर पर माफी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन संसदीय तो संसद का शीतकाल सत्र चल रहा था, इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अब इस दौरान जाहिर तौर पर तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर लोग अपनी अपनी आवाज रखते हैं, लोग अपनी अपनी जानकारियां शेयर करते हैं और लोग मांग भी करते हैं। अब ऐसे में अगर इस तरह से अनियंत्रित होकर किसी को भी दबाने की कोशिश करे तो जाहिर लोगों में नाराजगी बनना लाजमी है। इसी नाराजगी को लेकर लोगों ने लोगों का निलंबन किया गया, जबकि इस तरह की चीजें नहीं होने की संसद में या विधानसभा में तो ही ऐसे क्षेत्र बनते हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई समस्या से की बात रख या फिर अपनी बात रखने के लिए मौका। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से संसद में ये तमाम चीजें चल रही है, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।